मोनिका की उम्र सिर्फ 23 साल है, पर उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। पर मोनिका अभी शादी नहीं करना चाहती है। वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत खराब रहती है। 2 बार तो मुझे अटैक आ चुका है, इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं करनी अभी शादी। अगर आप मुझे इसी तरह परेशान करोगे ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोनिका अपने घर वालों को बहुत समझाती है, पर उसके घर वाले नहीं मानते और उसके लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखते हैं। इसीलिए मोनिका भी इंस्टाग्राम पर एक लड़के योगेश से दोस्ती करती है, जो कि मुंबई में रहता है। योगेश मुंबई आने में मोनिका की हेल्प करता है और मोनिका अपने घर वालों को बिना बताए ट्रेन से मुंबई पहुंच जाती है। कैसी हो? सफर में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? मोनिका पहली बार घर से दूर अकेली आई थी, इसीलिए वो नए लोगों से बात करने में थोड़ा हिचक रही थी, पर वो जल्दी ही योगेश के साथ घुल मिल जाती है। वो योगेश की मदद से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती है। उसको लोन मिल जाता है और वो अपना एक कैफे ओपन करती है। थैंक यू योगेश, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। और पता नहीं, शायद मेरे घर वाले मेरी शादी किसके साथ करवाते, पर आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरी, इसीलिए दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी, समझी? हाँ बाबा, समझ गई। चलो कैफे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ। मोनिका योगेश को अपने कैफे में ले जाती है। कैफे में कुछ कस्टमर्स भी हैं। वैसे तो कैफे अच्छा चल रहा था, पर एक दिन शिवम नाम का एक कस्टमर कैफे में आता है। वो भर पेट खाना खाता है, पर बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो बाथरूम में जाकर कॉकरोच लाता है और उसको खाने में डाल देता है। छी, ये देखो, खाने में कॉकरोच। पता नहीं कहीं कोई कॉकरोच मेरे पेट में ना चला गया हो। मैं तो इस खाने का एक भी पैसा नहीं दूंगा। शिवम के मुंह से कॉकरोच वाली बात सुनकर मोनिका उसके पास आती है। सॉरी सर, हमने तो खाना चेक करके ही दिया था, पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ गया। आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। शिवम को मजाक सूझता है और वो जोर से चिल्लाकर सबको बताता है कि यहाँ के खाने में कॉकरोच मिला है और लोग इस कैफे में आना बंद कर देते हैं, जिससे मोनिका बैंक का लोन नहीं चुका पाती और उसको कैफे बंद करना पड़ता है। उसके घर वाले उसको शादी के लिए परेशान करते हैं और दूसरी तरफ से बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेजते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती है। अरे, कैफे बंद हो गया? लगता है मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अच्छा, तो अब कैफे ये मैडम चला रही हैं। चलो इनके भी मजे लेते हैं। शिवम अपने कुछ दोस्तों को लेकर कैफे में जाता है और खाना खाने के बाद अपनी जेब में लाई हुई एक नकली छिपकली प्लेट में डालता है और कैफे के बारे में भला बुरा कहने लगता है। पर तभी कैफे की लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और तेज हवा के झोंके आने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है अचानक से? अभी तो मौसम ठीक था। शिवम देखता है कि उसकी प्लेट में बहुत सारे कॉकरोच आ गए हैं और वो लोग बहुत डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है शिवम? तू हमें ये कैसी जगह लेकर आया है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, बचाओ। अरे यार, मेरी खुद की बैंड बजी हुई है। पता नहीं आज ये क्या हो रहा है। मैं कई बार पहले यहाँ आ चुका हूँ, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। शिवम अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था
कि तभी उसको एक बड़ा सा साया अपनी तरफ आते हुए दिखता है। वो देखता है कि वो छिपकली बहुत बड़ी हो गई है। बचाओ बचाओ, ये क्या चीज है? प्लीज मुझे मत खाना, प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझसे दूर रहो। शिवम काउंटर की तरफ भागने लगता है, जहाँ पर वो खूबसूरत लड़की उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठी है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा और बाकी शरीर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अरे ओ मैडम, ये क्या है? कैफे के नाम पर कोई भूतिया जगह है ये तो। हमें यहाँ से बाहर निकलना है, दरवाजा खोलिए। शिवम के आवाज देने पर भी वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जब शिवम दूसरी तरफ से जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, तभी आसमान में बिजली चमकती है, जो कि कैफे के शीशे के दरवाजे से होकर लड़की के चेहरे पर पड़ती है। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ देर पहले तक उसने जिस खूबसूरत लड़की को देखा था, उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका था। नहीं नहीं, जिसे मैंने कैफे को ओपन करते हुए देखा था। कौन हो तुम? वो लड़की कुछ नहीं कहती और शिवम की तरफ बढ़ती है। शिवम उल्टे पैर भागने लगता है। वो एक मेज से जाकर टकराता है और नीचे गिर जाता है, तो देखता है कि वो चुड़ैल सी दिखने वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। वो तेजी से पीछे के लिए मुड़ता है, पर पीछे वो छिपकली थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन हो तुम लोग और क्यों मारना चाहते हो मुझे? बोलो, कौन हो तुम लोग? नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो सकती। वो लड़की तो मर चुकी है। मैंने तो सुना था कि उसने सुसाइड कर लिया था। ओह, तो तुम्हें सब पता है। तो ये भी पता होगा कि उस दिन खाने में वो कॉकरोच कहाँ से आया था। मुझे नहीं पता कहाँ से आया था कॉकरोच। मैं यहाँ खाना खाने आया था, ये सब पता करने नहीं। झूठ मत बोलो, वो कॉकरोच तुम ही कहीं से लेकर आए थे। नहीं, ये सच नहीं है। मैं कहाँ से कॉकरोच लेकर आऊंगा? तभी कुछ कॉकरोच उसकी छाती पर आते हैं। शिवम अपने शरीर को झाड़ने लगता है। तुमने तो मजाक मजाक में खेल खेला था, पर उससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे उस घटिया किस्म की मजाक की वजह से उस लड़की को सुसाइड करना पड़ा। मैं आज के बाद किसी के साथ भी ऐसा घटिया मजाक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कि मैं आज के बाद मजाक करना ही छोड़ दूंगा। हाँ, सच में। मजाक करना तो तब छोड़ोगे ना जब जिंदा रहोगे। और पीछे से वो छिपकली शिवम के शरीर को नोच नोच कर खाने लगती है। कुछ देर तक शिवम चिल्लाता रहता है, पर जल्दी ही उसके शरीर से जान निकल जाती है। ये देखकर उसके दोस्त जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी तेज हवाएं शांत हो जाती है और कैफे का दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही शिवम के सभी दोस्त वहां से भाग जाते हैं और पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। कैफे की लाइट्स फिर से ब्लिंक होती है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये चुड़ैल और मोनिका में क्या रिश्ता था? क्या ये दोनों एक ही हैं? ये खूनी कैफे क्या इसी तरह से लोगों की जान लेता रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के अगले पार्ट में हमारे साथ। मुन्ना राम सेठ हरबंसलाल की चक्की पर काम करता था। सेठ उसे गांव के अमीर घरों में गेहूं उठाने के लिए भेजता था। मुन्ना गेहूं लेकर आता, चक्की में पीसता, फिर आटा लोगों के घरों तक पहुंचाता। सेठ जी, आज 5 तारीख हो गई है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। काम धाम तो कुछ ठीक से करते नहीं हो, तनख्वाह तुम्हें हमेशा ध्यान रहती है। ये लो। ये क्या सेठ, मात्र 4000? आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे 5000 देंगे। तुम्हारे काम के हिसाब से 4000 भी ज्यादा है। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब करो। मुन्ना जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उससे बोली, सेठ के यहाँ काम करने से बेहतर है कि आप खुद की चक्की खरीद लो और अपना धंधा शुरू करो। सेठ पैसे देने में बहुत कंजूसी करता है। लेकिन मैं चक्की कैसे खरीदूंगा? चक्की खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और चक्की खरीद लीजिए।
मुन्ना अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर निकल गया। रात में वो चक्की लेकर लौट रहा था। मुन्ना बहुत खुश था क्योंकि चक्की उसे फ्री में मिल गई थी। आज तो मजा ही आ गया, मंगलसूत्र भी नहीं खोना पड़ा और चक्की भी मिल गई। मुन्ना को पेशाब लगी। उसने चक्की सड़क पर रख दी और झाड़ियों में पेशाब करने लगा। कौन है यहाँ पर? मुन्ना टॉर्च जलाता है। मुन्ना ने देखा कि उसकी टांगों के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। मुन्ना इतनी देर से भूतनी पर ही पेशाब कर रहा था। मुन्ना की सांसें रुक गई। वो चक्की उठाकर ऐसा भागा कि सीधे घर पर ही रुका। क्या हुआ? ऐसे भागे क्यों चले आ रहे हो? रास्ते में शायद कोई बुरी हवा मेरे पीछे लग गई थी। खैर वो छोड़ो, और एक खुशी की बात सुनो। दुकान के मालिक ने मुझे फ्री में चक्की दे दी। क्यों? कारण तो मुझे नहीं पता। दुकानदार ने मुझसे कहा कि वो बहुत दयालु आदमी है और गरीब लोगों की मदद करते हैं। पापा, आप चक्की ले आए? अरे बेटी, तुम नानी के घर से वापस कब आ गई? हाँ पापा, अब मैं चक्की चलाने में आपकी मदद करूंगी। रात में जो मुन्ना का परिवार सो रहा था तो अचानक सोनम को चक्की की चलने की आवाज आई। मम्मी पापा जब यहाँ सो रहे हैं तो कमरे में चक्की कौन चला रहा है? सोनम कमरे में देखने जाती है। मम्मी पापा उठो, कोई भूतनी चक्की चला रही है। मुन्ना और उसकी पत्नी जब उठे तो चक्की की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मुन्ना कमरे में से जाता है तो देखता है कि चक्की ऐसी ही रखी हुई है। सोनम, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। चक्की तो अपनी जगह रखी हुई है। नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भयानक चेहरे वाली एक औरत चक्की में हड्डियां डालकर पीस रही थी। सुनिए जी, एक बार घर की शुद्धि करा लेते हैं। आपको भी भूतनी दिखाई दी थी और सोनम को भी। कल आप पंडित रामनाथ को बुला लाना। अगले दिन पंडित रामनाथ आता है और हवन के लिए आग जलाता है, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके घर पर लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही हैं। लगता है आपके घर किसी जिद्दी आत्मा का प्रवेश हुआ है। आपके घर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको सावधान रहना होगा। घर में कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर पंडित जी मुन्ना के घर से चले जाते हैं। उस रात जब मुन्ना का परिवार सो रहा था तो फिर उन लोगों को फिर चक्की के चलने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि कमरे में कोई चक्की चलाता है। अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। तीनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। आ जाओ, तुम तीनों को मैं इसी में पीस देती हूँ। भूतनी हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मुन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से भयानक आवाज आती है, कब तक बचोगे मुझसे? ये मेरी चक्की है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा मैं उसकी बोटियां काटकर इसी में पीस दूंगी। मुन्ना के परिवार को पूरी रात घर के बाहर बैठकर बितानी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने से डर लग रहा था। जब दिन निकला तो मुन्ना पंडित जी को बुला कर लाया और उसने सारी बात पंडित जी को बताई। मैंने अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को मजा चखाया है। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इसी कमरे में रुकूंगा। पंडित ने कमरा बंद कर लिया और रात में उसी कमरे में रुका जिसमें चक्की रखी हुई थी। करीब आधी रात को कमरे से भयानक आवाजें आना शुरू हो गई। मुन्ना दरवाजा खटखटाता है। पंडित जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पंडित जी, दरवाजा खोलिए। मुन्ना सारी रात दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार मुन्ना ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ दिया। पंडित का केवल धड़ चक्की के पास पड़ा हुआ था और सिर का कुछ भी पता नहीं चला। पंडित का लड़का राहुल भी मुन्ना के घर पहुंचा। पिताजी, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल मुन्ना के घर बहुत बड़ा यज्ञ करता है। तब वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। कौन है तू? इस चक्की से तेरा क्या लेना देना है? और तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा?
25 साल पहले की बात है। मेरे पिता चक्की चलाया करते थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी। व्यापारी दीनदयाल जिसने ये चक्की मुन्ना को दी है, और तेरे पिता पंडित रामनाथ ने मेरी माँ से छेड़खानी की थी। मेरी माँ ने दोनों को थप्पड़ लगा दिया। दीनदयाल और रामनाथ ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। आज अगर मैं जिंदा होती तो तेरे ही बराबर होती। मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगता हूँ और हम सब गांव वाले व्यापारी दीनदयाल को भी सजा दिलाएंगे, लेकिन तुम इस गांव से चली जाओ। पहले दीनदयाल को भी सजा दो। जब तक दीनदयाल को सजा नहीं मिलेगी मैं गांव से नहीं जाऊंगी। गांव के लोगों को दीनदयाल को फांसी पर चढ़वाना पड़ता है। तब चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है। चंदन को बहुत